आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग, जिसे हम नियोजन आयोग के नाम से भी जानते हैं। आप लोग उसके ऑफिशियल हैंडल या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें विजिट कर सकते हैं तथा उनके द्वारा चलाई गई कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे कि वो किन-किन क्षेत्रों में खर्च करते हैं हमारे भारत की निधि को। ठीक है? तो आप लोग उनके ऑफिशियल हैंडल में विजिट कर सकते हैं। तो कुछ लोग इसको पढ़ने के लिए ये बुक का अध्ययन भी करते होंगे। जिनको ये अच्छा लगे आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। जिनको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो वो नोट्स से भी अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यदि आप लोग नोट्स से पढ़ेंगे तो कुछ बेस्ट उससे ज़रूर पाएँगे, तथा जो लोग पढ़े होंगे तो उनको कुछ ना कुछ इसमें अलग ज़रूर मिला होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। नियोजन आयोग एवं संघात्मक विवाद। नियोजन आयोग 15 मार्च 1950 को कार्यपालिका के आदेश पर नियोजन आयोग का गठन एक कार्यकारी संगठन के रूप में किया गया। नियोजन आयोग की प्रक्रिया केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर अपनाया गया तथा ऐसी परिस्थिति में नियोजन की प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी न होने की वजह से संघात्मक विवाद होते रहे हैं। अतः नियोजन की प्रक्रिया को समाप्त करके रणनीति को अपनाया गया। मतलब कि पहले राज्यों को शामिल नहीं किया जाता था जब नियोजन बनाया जाता था। नियोजन की रणनीति आप देखिए कितनी बड़ी रणनीति हुआ करती थी। सबसे पहले इसके लिए मध्यावधि समीक्षा की जाती थी, फिर प्रारूप उपागम प्रपत्र बनते थे, फिर सेंट्रल के पास जाते थे, फिर एनडीसी, फिर सीएम, फिर एसपीबी, फिर राष्ट्रीय प्रारूप उपागम प्रपत्र, फिर इसके बाद में एमपीसी, डीपीसी। ये इतनी बड़ी लंबी प्रक्रिया होती थी। फिर संसद में जाता था, अनुमोदन होता था या पास होता था, नहीं होता था, उनकी प्रक्रिया होती थी। तो समझ सकते हैं आप कितनी लंबी तथा जटिल प्रक्रिया होती थी। उसका समाधान करके प्रधानमंत्री की एक सोच तथा उनकी देन जो नीति आयोग का जैसी संस्था का निर्माण करते हैं। नियोजन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती थी, जिसमें नीति निर्माण त्वरित आधार पर नहीं हो पाता था। राज्यों को पहल करने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। मतलब कि इसमें राज्यों को कोई पहल करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। कई बार नियोजन करते करते अगले नियोजन की अवधि समाप्त हो जाती थी। कई बार नियोजन करते करते अगले नियोजन की अवधि समाप्त हो जाती थी। कई नियोजन में त्रुटि हो गई। यदि कोई नियोजन में त्रुटि हो गई तो 5 वर्ष के लिए इंतजार करना होता था। मतलब कि यदि हमारे जैसे कि रक्षा बजट में कुछ कम करके हमें शिक्षा में जोड़ना है तो उसको हमें 5 वर्ष के लिए इंतजार करना पड़ता था। अतः संघात्मक व्यवस्था होने की विरुद्ध होने की वजह से यह नियोजन का त्याग कर दिया। अतः इसके बदले में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग नामक कार्यकारी संगठन को स्थापित करते हुए रणनीति को अपनाया गया। स्टार्ट करते हैं। इस क्या क्या विवाद हुए। सबसे पहले बात स्थापना की बात करेंगे। स्थापना के बाद में हम ये पढ़ेंगे कि एक जटिल प्रक्रिया रही है जिसमें राज्यों को पहल करने का मौका नहीं दिया जाता था। फिर पढ़ेंगे हम कि इसकी समयावधि कई बार ऐसा होता था कि अगले नियोजन की समयावधि समाप्त हो जाती थी, लेकिन जो हमारे नियोजन के कार्य होते थे वह संपन्न नहीं हो पाते थे। तथा अगला हम जो अंतर पढ़ेंगे कि 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष में इंतजार करना पड़ता। यदि कोई भी यहाँ त्रुटि हो जाती थी नियोजन में तो उसके लिए हमें 5 वर्ष का इंतजार करना पड़ता था। अब दोनों के बारे में हम अंतर पढ़ते हैं। वो तो विवाद हो गए कि क्या क्या विवाद रहे हैं नियोजन आयोग में जिसके कारण हमें नीति आयोग का निर्माण करना पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं, दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नियोजन आयोग का अध्ययन करते हैं। नियोजन आयोग, फिर इसके बाद हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे एक साथ में। नियोजन आयोग, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 के, यह एक कार्यकारी संगठन है। उद्देश्य भोजन, वस्त्र, आवास की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा पर बल देना, परिप्रेक्ष्य नियोजन करना, पहाड़ी क्षेत्रों का नियोजन, ग्रामीण केंद्रों का विकास पर बल देना। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, 4 स्थायी सदस्य के रूप में, 4 स्थायी सदस्य, 4 अस्थायी सदस्य तथा केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को इसमें बड़ी भूमिका दी जाती थी। राज्यों की भूमिका, इसमें राज्यों को कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना नियोजन में राज्यों की भूमिका के लिए की जाती है। फिर इसके बाद में आता है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। यह एक कार्यकारी संगठन होता है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़ करके कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना होता है। मतलब कि बीज वगैरह उपलब्ध कराने होते हैं। ग्रामीण केंद्रों के साथ साथ इसका नगरीय केंद्रों पर भी विकास होता है, क्योंकि जो हमारा नियोजन आयोग था वह केवल ग्रामीण केंद्रों पर विकास पर बल देता था। जो नीति आयोग है इसमें प्रवासी भारतीयों की भूमिका को बढ़े, इसके लिए काफ़ी बल दिया जाता है। गवर्नेंस की बाधाओं को समाप्त कर दिया गया है। जो 5 वर्ष तक जो लग जाता था समय कि अगले साल ये सब होगा, 5 वर्ष में हो गए, लेकिन हमारी योजनाएं अभी लागू नहीं हो पाई हैं, तो ये सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। अध्यक्ष के रूप में, सदस्य के रूप में 2 स्थायी सदस्य, दोनों के अध्यक्ष तो हम पढ़ ही लिए हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तथा सदस्य के रूप में
थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा। ओके, क्लियर हो गया। तो इसमें सदस्य के रूप में 2 स्थायी सदस्य तथा 2 अस्थायी सदस्य तथा 4 पदेन सदस्य शामिल होते हैं। राज्यों की भूमिका इसमें नीति आयोग में कार्यकारी परिषद स्थापित की गई, जिसमें सभी राज्यों के सीएम शामिल होते हैं। यूटीज में जहां सीएम अर्थात दिल्ली, पांडुचेरी व जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ की भी सीएम शामिल होते हैं। और साथ ही तथा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं, उनके सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। विवादित क्षेत्रों में विवाद निपटारा होती क्षेत्रीय रीजनल काउंसिल का गठन की जा सकती है। मतलब कि कोई क्षेत्रीय विवाद होता है, जैसे 2 राज्यों के बीच में विवाद है तो उनके दोनों राज्य शामिल होंगे उसमें, तथा उसके अध्यक्ष जो होंगे पीएम होंगे। इसका निपटारा रीजनल काउंसिल के माध्यम से किया जा सकता है। अब दोनों को हम अंतर पढ़ते हैं। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को, रिवाइज करिए, रिवाइज सब लोग अपने आंखें बंद करिए और एक बार मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग रिवाइज करिए। 15 मार्च 1950 को, 1 जनवरी 15 मार्च 1950 को नियोजन आयोग का गठन होता है और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को होता है। ये दोनों ही कार्यकारी संगठन होते हैं। उद्देश्य, इसका उद्देश्य होता है भोजन, वस्त्र, आवास की उपलब्धता कराना, और इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़ करके उनको अच्छे बीजों की उपलब्धता, कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना होता है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा पर बल देना, परिप्रेक्ष्य नियोजन करना, वो पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करना व ग्रामीण केंद्रों पर बल देना। इसका ग्रामीण केंद्रों के साथ साथ नगरीय केंद्रों पर भी बल देना इसका काम होता है। तथा प्रवासी भारतीयों को यह अधिक महत्व देता है तथा गवर्नेंस की बाधाओं को समाप्त कर दिया गया है। दोनों के ही अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसमें सदस्य नियोजन आयोग में पहले सदस्य के रूप में 4 स्थायी, 4 अस्थायी तथा हमारे कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। वर्तमान में 2 स्थायी, 2 अस्थायी तथा 4 पदेन सदस्य होते हैं। राज्यों की भूमिका, इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन 6 अगस्त 1952 से कुछ बहुत राज्यों की भूमिका के लिए भागीदारी के लिए एक नियोजन बनाया जाता है, एक विकास परिषद बनाई जाती है। इसमें सभी राज्यों के सीएम तथा यूटीज के सीएम तथा जिन यूटीज में हमारे प्रशासक हैं उनके इसमें भूमिका होती है। प्रशासक सदस्य के रूप में होते हैं, ये सभी सदस्य के रूप में होते हैं, ठीक है। उनके मतलब कि इन सभी की बात सुनी जाती है। इस नीति आयोग में जब बजट पास होता है तो विवादित क्षेत्र, इसमें विवाद के लिए रीजनल काउंसिल बनाई जा सकती है। उपर्युक्त तुलनात्मक अध्ययन से इस पर समझा जा सकता है कि नियोजन आयोग की तुलना नीति आयोग से अधिक संघीय प्रकृति का है। नीति आयोग अधिक संघीय प्रकृति का है, जिससे राज्यों में भागीदारिता या प्रवासी भारतीयों को जोड़ने का काम करता है। सही बात है इसमें, क्योंकि नीति आयोग में प्रवासी भारतीयों को अधिक महत्व दिया गया है। ये बात तो सही है, अच्छा पॉइंट है ये। अतः काफी हद तक आयोग सहकारी संघवादी संकल्पना से संबद्ध है। तो नीति आयोग के स्तर पर निम्नांकित कमियां भी हैं, जैसे नीति आयोग बैठक केंद्र के पहल पर होती हैं। नियोजन आयोग का केंद्र और राज्य को स्वैच्छिक अनुदान देने का अधिकार भी नीति आयोग के पास होता है, कि मतलब कि नीति आयोग ही बजट पास करेगी किसको कितना स्वैच्छिक अनुदान देना है तथा कितना किसको किस रूप से अनुदान देना है। अनुदान के बारे में हम बात आगे करेंगे इसी टॉपिक में। उपर्युक्त वजहों से नीति आयोग के गठन के बावजूद भी बेहतर भूमिकाओं का संपादन नहीं हो पा रहा है। अतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, मेघालय के बीच सीमा विवाद के निपटारे हेतु क्षेत्रीय रीजनल परिषद बनाने के प्रावधान हैं, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। मतलब कि इन राज्यों के बीच में विवाद होते रहे हैं, इनके बारे में विवाद हैं, लेकिन इनके बारे में कोई मतलब कि रीजनल काउंसिल बनाकर इनका निपटारा नहीं किया गया। तो समस्याएं मैंने क्या कहा, 3 समस्याएं बताई हैं मुख्यली। सबसे पहली बात कि इसकी बैठक जब होती है तो उसमें राज्य पहल नहीं करते हैं, केंद्र की पहल पर होती है। इनकी बैठक जो होती है उसमें क्या होता था, सबसे पहले में जो नीति आयोग था वहां पर राज्यों का तो कोई भूमिका ही नहीं था, समझे। और फिर इसमें तो बैठक तो होती है, राज्यों की भूमिका तो है, लेकिन जो बैठक होगी तो उसमें बैठक में भूमिका नहीं होती। बैठक केंद्र के स्तर पर होगी, बैठक केंद्र के पहल पर होगी। दूसरा पहला अंतर हो गया। दूसरा, नियोजन आयोग केंद्र राज्य के स्वैच्छिक अनुदान, मतलब कि केंद्र के पास ही राज्यों को अनुदान देने का अधिकार होगा। इस पूरे का यही ब्रीफ है कि केंद्र नियोजन आयोग के पास ही केंद्र से राज्य को स्वैच्छिक अनुदान देने का अधिकार होगा। तथा तीसरा अंतर जो है कि इनके बीच में जो राज्यों के बीच में विवादित क्षेत्र हैं तो उनके बीच में रीजनल काउंसिल के माध्यम से प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये कुछ मेंस के क्वेश्चन आप लोग लिख करके vikasbharatvanshi@gmail.com पर भेज सकते हैं। तथा हम बात करते हैं अनुदान प्रशासन, मतलब कि कैसे कोई भी राज्य को कैसे अनुदान प्राप्त होता है तथा सेंटर कैसे राज्यों को अनुदान देती है। भारत एक संघीय प्रकार की व्यवस्था है
इसमें केंद्र एवं संघ राज्यों के लिए 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्य सूची में कर लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। मतलब कि राज्यों के लिए 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के लिए कर लगाने का अधिकार है। मतलब कि दोनों ही अपने स्तर पर कर की भूमिका लगाते हैं। मतलब कि कुछ कर होते हैं जो सेंट्रल के अधीन होते हैं, कुछ राज्य के अधीन है। कुछ कंपनियां होती हैं जो सेंटर के अधीन कार्य करती हैं, कुछ राज्य की भी कंपनियां होती हैं। तो नोट ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे समवर्ती सूची में कर का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक ही विषय वस्तु पर केंद्र व राज्य टैक्स नहीं लगा सकते हैं। समझे कि मतलब कि समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर टैक्स का प्रावधान नहीं है। मतलब कि समवर्ती सूची में जितने भी विषय आते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि एक विषय, क्योंकि वो दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है ना समवर्ती सूची। इसमें राज्य दोनों कानून बनाते हैं, दोनों का अधिकार होता है, तो उसमें दोनों टैक्स लगाएंगे, फिर स्वाभाविक है। तो ऐसा कोई समवर्ती सूची का विषय नहीं है जिसमें टैक्स लगाया जाता है। ये प्री के पर्पज से अच्छा क्वेश्चन है। तो बात करते हैं वित्तीय स्थिति, केंद्र राज्य दोनों के बीच में वित्तीय स्थिति का आकलन, जो कि ये पॉइंट है, इसे देखने को मिलेगा कि राज्य और संघ दोनों अपने अपने विषय पर कर लगाते हैं, वो तो सही है। संघ और राज्य लोक उपक्रम दोनों के कार्यकारी संघ, मतलब कि कंपनियां होती हैं, दोनों के सरकारी कंपनियां लोक निगम होते हैं। संघ व राज्य दोनों पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह ऋण के रूप में चाहे ब्याज अदायगी के रूप में। मतलब कि संघ जो होता है, ये 3 पॉइंट हुए, फिर से पढ़िए क्या लिखा, केंद्र व राज्य दोनों की वित्तीय स्थिति का आकलन। मतलब केंद्र व राज्य दोनों के बीच में वित्तीय स्थिति, सबसे पहली बात केंद्र व राज्य दोनों अपने स्तर पर टैक्स लगा सकते हैं। दूसरा, केंद्र व राज्य दोनों के पास अपने लोक निगम उपक्रम या कंपनियां होती हैं, लोक निगम उपक्रम या कंपनियां होती हैं। तीसरा पॉइंट जो है कि जो केंद्र होता है, राज्य होते हैं, दोनों अपने स्तर पर ब्याज के रूप में अनुदान ले सकते हैं। ठीक है, दोनों अपने स्तर पर ब्याज के रूप में अनुदान ले सकते हैं, लेकिन कुछ प्रावधान है। जैसे कि हमारा राज्य है ना, वो डायरेक्ट किसी बाहर से अनुदान नहीं ले सकता। कोई विदेशी कंपनी आके राज्य को सीधा कनेक्ट नहीं कर सकती, वो सेंटर से कनेक्ट होगी तब अपना संस्थान खोलेगी। ऐसे प्रावधान है, तो वही नीचे दिया गया है कि वित्तीय संबंधों के स्तर पर आर्टिकल 292 या 293 के अंतर्गत ये देखा गया है कि राज्यों को यदि पहले केंद्र ऋण दे चुका है, ये सही बात है। ये एक और अच्छा पॉइंट है, मैंने नहीं बताया कि यदि राज्य पहले कोई भी केंद्र से ले चुका है ऋण, तो राज्य जब तक वो ऋण नहीं, मतलब कि उनका दे सकता है, उनका जो लिया हुआ ऋण है, पैसा है, वो अदा नहीं कर देगा, तब तक सेंटर कोई ऋण नहीं देगा। लेकिन यदि आप ब्याज लिए हैं तथा विदेशी स्रोतों से आप कोई ऋण नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये कब लेंगे आप? केंद्रीय सहमति से ही आप यह ऋण ले सकते हैं। केंद्र या राज्य के बीच में वित्तीय संबंध के स्तर पर सहायता अनुदान के संदर्भ में विवाद देखने को मिलता है। अब सहायता अनुदान क्या होती है? जो धन देते हैं राज्य को कि आप ये योजनाएं चलाइए, उसके बारे में है। तो ये लोग देखते हैं। भारत राज्यों का संघ है, सही बात है, ये तो है ही है। तो लोग प्रांतों में रहते हैं, इसलिए वहीं पर बड़े स्तर पर जो सेंटर की नीतियों का होता है, उनका नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है, और केंद्र सरकार अपने राजनीतिक व प्रशासनिक व्यय के अलावा विकास के लिए राज्यों के स्तर पर खर्च करती है। विकास के लिए कहाँ पर खर्च करेगी केंद्र सरकार? राज्यों पर ही खर्च करेगी ना, क्योंकि जो केंद्र है तो भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, तथा वह उसकी नीतियां जो होती हैं वो केंद्र के राज्यों के स्तर पर लागू होती हैं ना। भारत की जो केंद्र है तो उसकी कोई अलग से भूमि तो है नहीं ना, वो राज्यों की ही भूमि है जो है, तो वहीं पर अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करेगा। वही दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? भारत राज्यों का संघ है तथा लोग प्रांतों में रहते हैं, वहीं नीतियों का क्रियान्वयन करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि केंद्र की नीतियों का क्रियान्वयन बड़े स्तर पर राज्यों में होता है। तीसरा पॉइंट क्या था कि राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यय के अलावा विकास के लिए राज्यों के माध्यम से ही खर्च होंगे। विकास के लिए राज्यों के माध्यम से ही खर्च होंगे। विकास वो डायरेक्ट अपने स्तर पर नहीं खर्च कर सकता ना, राज्यों के स्तर पर जिला होते हैं, जिले के स्तर पर डीएम होते हैं, वही जो क्रियान्वयन करते हैं उनकी नीतियों का तथा लागू करते हैं। तो दो प्रकार से अनुदान देता है सेंटर। किस प्रकार से? दो प्रकार से। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आप पढ़ना भी चाहिए। जो विवाद आप पढ़ते हैं ना कि राज्य योजनाएं देता है, नहीं लागू होती हैं, या स्कीम चलती है, रेवड़ी बढ़ती है ना राज्यों में, ये सभी आपको समझ में आ जाएगा इससे, सहायता अनुदान से, कि क्या है
ये आप डायग्राम समझिए, ये नीचे उसी का विवरण है। डायग्राम समझ लेंगे तो कुछ एक डायनामाइट सोच हो जाती है ना, कनेक्ट करने की क्षमता बढ़ती है, तथा यदि डायग्राम बनाते हैं ना एग्जाम में तो अच्छा नंबर मिलता है, ऐसा कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे सबसे पहले सहायता अनुदान दो प्रकार से मिलता है, एक होता है स्टेचुरी फंड तथा वॉलेंट्री फंड। तो वॉलेंट्री ग्रांट्स, फंड नहीं बोलते हैं, सॉरी, ग्रांट्स बोलते हैं, ग्रांट्स अर्थात अनुदान। स्टेचुरी फंड, स्टेचुरी ग्रांट्स तथा वॉलंटरी ग्रांट्स। स्टेचुरी ग्रांट्स क्या होता है, ये सांविधिक वैधानिक कानूनी अनुदान है, मतलब कि ये जो देगा, केंद्र देगा, इस स्तर पर जो देगा, ये आर्टिकल 275 के अंतर्गत आता है। और जो वॉलंटरी ग्रांट्स होता है ये 282 के अंतर्गत आता है। तो 282 के अंतर्गत आता है, लेकिन जो खर्च किया जाता है आर्टिकल 12 के स्तर पर सभी जगह खर्च किया जा सकता है, जिसमें महिला, स्त्री, बच्चे तथा राज्यों में जितनी भी इकाइयाँ होती हैं, आर्टिकल 12 वाले राज्य को यहाँ पर शामिल किया गया, उसके व्यय के लिए ये वाला धन आता है आर्टिकल 12 के लिए। इसमें क्या होता है, ये वित्त आयोग 280 वित्त आयोग कहता है कि राज्यों के स्तर पर ये प्रावधान होने चाहिए, तो उसके लिए वित्त आयोग के स्तर पर ये वित्त आयोग जब कहेगा केंद्र सरकार से, तो इस स्तर पर धन दिया जाता है। और इसमें जब धन आता है वॉलंटरी ग्रांट्स में, राज्यों की सहायता नहीं होती। इसमें जो आएगा तो इसमें जो आएगा, जैसे कि इसमें जितना भी धन दे दिया केंद्र सरकार ने, तो इसको राज्य अपने स्तर पर खर्च कर सकता है अपनी योजनाओं में, किसको क्या फ्री देना है, किसको क्या करना है। इसमें जितना भी धन देगा ना, तो राज्य अपने स्तर पर खर्च कर लेगा। किसी को फ्री कुछ भी बंटवा देगा फ्री में, राज्य अपने स्तर पर स्कीम जो चालू करता है वो इसी स्टैट्यूटरी फंड से ही, स्टैट्यूटरी फंड जो है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो है, इसी के स्तर पर राज्य अपनी योजनाएं चलाता है, इसी धन से राज्य अपना काम करता है। ये तो फिर और कमाई के क्या जरिए होते हैं, ये वही है कि जो कर लगाता है राज्य अपने अपने स्तर पर, या उनकी जो कंपनियां होती हैं, यही 3 तरीके होते हैं जो राज्य धन कमा सकता है। तथा ये इसमें जो धन आता है वॉलंटरी फंड्स में, वॉलंटरी ग्रांट्स में, तो इसमें जो धन आता है ना, केवल राज्यों के विकास के लिए खर्च होगा। कोई 1 रुपया यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि डीएम इसकी देखरेख के लिए बैठे हुए हैं। राज्यों की स्वायत्ता इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। वित्त मंत्रालय सीधा इसके इसके लिए राज्य की इसमें कोई सहायता नहीं होती है। तो हम पढ़ते हैं जो इसमें लिखा है, वही चीज़ लिखी है, तो हम जल्दी से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो स्टैट्यूटरी फंड क्या, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स क्या होता है, यह आर्टिकल 275 से प्रेरित है, जिसमें वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। वित्त आयोग जो सेंटर पर काम करता है, वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग नहीं करते हैं, जो केंद्र के स्तर पर होते हैं ना, उन्हें केवल उसी नाम से जानते हैं, केंद्रीय वित्त आयोग नहीं कहेंगे, वित्त आयोग ही कहेंगे। लेकिन जो राज्य के स्तर पर होते हैं उन्हें राज्य वित्त आयोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 280 में आता है, वित्त आयोग होता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, जो कि एक केवल वीडियो होगा वित्त आयोग के बारे में। ये कहा था मैंने कि ये काफ़ी बड़ा सेशन होने वाला है, थोड़ा बड़ा ये वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी वो भी रहता है ना, कॉम्प्लिकेट सेशन है कि अनुदान कैसे देगा, और फिर इसके बाद में हमारा नियोजन आयोग है क्या, फिर इसके बाद नियोजन आयोग क्रियान्वयन कैसे होता है, फंड कैसे देता है, ये सभी चीज़ों के बारे में विवाद रहता है ना। तो इस वजह से बड़ा टॉपिक होता है, और अक्सर यूपीएससी यहाँ से अपना क्वेश्चन बनाती है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, नियोजन आयोग तथा संघात्मक विवाद पढ़े थे, जिसमें हमने क्या क्या बात किया था, उसकी प्रक्रिया जटिल होती है, ये सब चीज़ों के बारे में बात की थी। फिर दोनों के बारे में अंतर हमने पढ़ा, तो वो तो याद हुई होंगे। और अंतर के बाद में हमने कुछ इसके बारे में उसके कुछ विवेचना भी पढ़ी, जिसमें हमने उसके आयोगों के स्तर पर कमियां भी पढ़ी, जैसे कि वो जो बैठक होगी तो उनमें केंद्र पहल करेगा, राज्य नहीं करेगा। और फिर इसके बाद में हमने उसके स्वैच्छिक अनुदान पढ़े कि अनुदान किस प्रकार से देता है। अब वही अनुदान के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था कि अनुदान प्रशासन संघात्मक विवाद पढ़े थे, कि मतलब कि केंद्र राज्य के बीच में विवाद क्या होते हैं। फिर इसके बाद में हमने स्टार्ट किया था पॉइंट से कि समवर्ती सूची में कोई दोनों कर नहीं लगा सकते, कर कहाँ पर लगाएंगे, दोनों कर अपने स्तर पर कर कहाँ लगाएंगे, टैक्स, यार कर रहा हूँ मैं, टैक्स होता है, ठीक है, अब मैं टैक्स बोलूँगा, ओके। टैक्स दोनों सेंट्रल तथा स्टेट अपने स्तर पर कैसे लगाते हैं टैक्स, तो उसके बारे में था। जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों अपने स्तर पर टैक्स लगाते हैं, तथा अपनी अपनी दोनों की कंपनियां होती हैं, और राज्य को इस स्तर पर भी स्टैच्यूटरी फंड के द्वारा भी ग्रांट्स मिल जाता है, तो इससे के द्वारा वो खर्च करता है। फिर हमने पढ़े थे राज्य प्रांत की सहायता के अनुदान क्यों देता है, तो ये अनुदान देता है, उसकी विधियाँ हो गई, तो हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैच्यूटरी ग्रांट्स, ठीक है, धन्यवाद। अब आगे का वीडियो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, धन्यवाद।